So first let us talk about recoverability. So first I will explain recoverability and then I will explain serializability. So in the recoverability we can have four kind of schedule. First kind of schedule can be irrecoverable. Irrecoverable means that those schedule which are not recoverable. ओके आप एक शेड्यूल को देख के कैसे पहचान जाओगे कि वो शेड्यूल रिकवरेबल नहीं है. इरिकवरेबल मतलब वो रिकवरेबल नहीं है. ओके सेकंड शेड्यूल में बी रिकवरेबल. Okay, we will call a schedule recoverable if it is satisfying some condition. We will see what is those conditions. Then some third kind of schedule will be cascadeless recoverable. Okay, cascadeless recoverable. And then fourth kind of schedule will be strict recoverable schedule. Okay. So let us see what is the meaning of irrecoverable schedule. What is the condition? So the important thing in the recoverability is to understand the condition. अगर आपकी समझ में कंडीशन आ गई कि हम किस कंडीशन में एक शेड्यूल को इरिकवर बोलेंगे तो बहुत ही आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. राइट. सो फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव अ शेड्यूल. Okay, in that schedule we have two transactions T1 and T2. Okay, we have two transactions in a schedule and we have operations read A, write A, and then transaction T2 is doing the read operation and then T2 is committing. Okay. So see in this schedule what is happening is first transaction T1 is reading the data item A from the memory from the disk and then modifying this data item and then writing back this result. Okay, so transaction T1 इस data item को पहले read करेगा A को. ये कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई डेटाबेस फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद में इसमें कुछ राइट करेगा, कुछ वैल्यू मॉडिफाई करेगा. वैल्यू मॉडिफाई होने के बाद में T2 उसको रीड करेगा. यानी कि लेट अस से फॉर एग्जांपल इनिशियली इन वेरिएबल A वी हैड सम वैल्यू 20. ओके, ट्रांजेक्शन T1 ने इस वैल्यू को मॉडिफाई करके 40 कर दिया. राइट. ट्रांजेक्शन T1 इज मेकिंग दिस वैल्यू 40. सो दिस ट्रांजेक्शन T2 विल कम एंड देन दिस विल रीड द वैल्यू 40. सो दिस मीन्स दिस डेटा आइटम दिस ट्रांजेक्शन T2 विल रीड द वैल्यू 40. Okay, and now transaction T2 is saying that commit. Commit means that I have completed my work, I am committing now. That means I am writing my results, so I am writing my values into the database. Now what happens is just imagine let us say T1 transaction fails. Okay, यहाँ पर ट्रांजेक्शन T1 जो है वो फेल हो गई. ओके, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिस्क फेलियर आ गया, फिर कोई ट्रांजेक्शन कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया, फिर कोई डेटाबेस डिस्क फेलियर आ गया. सो इट कैन बी एनीथिंग. लेट अस से ट्रांजेक्शन T1 fails. So in database management system we have a condition that is called as atomicity, isolation, durability. So we call a condition atomicity. Atomicity means that either all the operations should be done or none of the operation will be done. अगर कहीं पर भी error आ गया ट्रांजेक्शन के अंदर, so you will have to roll back it. ओके, इस ट्रांजेक्शन को आपको रोल बैक करना पड़ेगा. रोल बैक का मतलब क्या है कि आपने जो ऑपरेशन की है उनको अंडू करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडू ऑल द ऑपरेशंस. ओके, आप इस ऑपरेशन को अंडू करोगे, इस ऑपरेशन को भी अंडू करोगे. अंडू करने का मतलब क्या है कि आप इस वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वापस से 20 सेट कर दोगे. आपने जो मॉडिफिकेशन किया था उनको आप वापस ले लोगे और इस वैल्यू को वापस से 20 सेट कर दोगे. राइट. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी? एक प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी. प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजेक्शन T2 जो है वो गलत वैल्यू रीड कर लेगा. राइट. ट्रांजेक्शन T2 विल रीड है रॉन्ग वैल्यू क्योंकि ए की वैल्यू एक्चुअली 20 है. राइट. ट्रांजेक्शन T1 ने इस वैल्यू को मॉडिफाई किया, T2 उसको रीड करके बैठ गया और रीड करके बैठने के बाद में उसको कमिट करके बैठ गया. राइट. लेकिन हुआ क्या, T1 बाद में फेल हो गया. राइट. T1 फेल हो गया तो इसके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी. दिस विल बी इरिकवरेबल. राइट. ऐसा मान लो जैसे से लेट अस से पूजा T1 है और खुशबू T2 है. ओके, तो खुशबू ने क्या किया, खुशबू जो है वो पूजा पर डिपेंडेंट है. खुशबू ने कहा कि मैं एक कार लूँगी, तो पूजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ कार के और तुम कार ले लेना. राइट. लेकिन अब उसने कमिट तो कर दिया, उसने बोल दिया कि ठीक मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूँगी. अब यहाँ पर खुशबू जो है कार लेके बैठ गई इस भरोसे पे कि जो पूजा है उसको 10 लाख रुपये दे देगी. लेकिन बाद में पूजा जब अपनी बात से मुकर गई, उसने कहा मैं नहीं दे रही 10 लाख रुपये. तो यहाँ पर खुशबू फंस गई ना, खुशबू फंस गई. राइट. वो तो कमिट करके बैठ गई थी कि मैं 10 लाख की कार ले रही हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी. दिस मीन्स दैट यहाँ पर अब ये कंडीशन बनेगी
and the condition for irrecoverable schedule is, we will call a schedule irrecoverable if you have two transactions T1 and T2, right? And T1 is doing some write operation on data item A, right? And then T2 is reading that same data item A. Then T1 should commit first, right? अगर T2 ने पहले commit कर लिया और T1 बाद में commit कर रहा है, तो this schedule will become irrecoverable schedule. Okay, this schedule will be called as irrecoverable schedule. This is called as dependency. When transaction Ti is doing the write operation and T2 is doing the read operation, okay, immediately after the write operation. Okay, let us say T1 is doing the write operation. After that, immediately T2 is doing the read operation. That is called as dependency. We will say that T2 is dependent on T1. Okay, in this case, T2 is dependent on T1. That means after this write operation, only T2 will read. इस write operation होने के बाद में T2 read करेगा. And that means if T2 is dependent on T1, then T1 should commit first. Okay, then T1 should commit first. अगर T2 ने पहले commit कर लिया तो वो transaction irrecoverable हो जाएगा. It will become irrecoverable schedule, right? So the condition for irrecoverable is if a transaction T2 is dependent on T1 and T2 is committing first, then the schedule will be called as irrecoverable schedule, right? That schedule will be called as irrecoverable schedule. Fine. तो इसको हमें रिकवरेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? What we have to do to make it recoverable? To make it recoverable, we have to do only one thing. Okay, what we have to do? We have transaction T1 and T2, right? And let us say this is doing the write operation and this is doing the read operation immediately after this operation, right? After this write operation, T2 is doing the read operation. Then T1 should commit first. Okay, T1 जब commit कर लेगा तभी T2 को commit करना चाहिए, right? इसका मतलब ये है कि जब तक पूजा जो है वो पेपर पे लिख के ना दे दे कि मैं अपनी बात से मुँह नहीं करूँगी, तब तक जो खुशबू है वो कार नहीं खरीदेगी, तब तक वो कार के लिए भी कमिट नहीं करेगी, राइट? सो दिस विल बी कॉल्ड एज रिकवरेबल शेड्यूल, राइट? सो यू कैन राइट द डेफिनेशन. इफ T2 is dependent on T1, okay, if T2 is dependent on T1, then T1 should commit first, right? Then T1 should commit first. डिपेंडेंसी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. डिपेंडेंसी की डेफिनेशन ये है कि अगर T1 ने राइट किया तो इमीडिएटली उसके राइट करने के एकदम से बाद से, ओके, T1 के एकदम से बाद उसने T2 ने राइट किया, तो यहाँ पर हम बोल देंगे दैट T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1. what will be the case in which we will not call it dependent? Okay, imagine that let us say we have two transactions T1 and T2, right? And T1 is doing some write operation and then T2 is doing some write operation and then T2 is doing the read operation also. In this case T2 is not dependent on T1, right? In this case T2 is not dependent on T1. Why? Because actually T2 is reading the data item written by itself. ओके, इसी ने राइट किया है और ये खुद ही रीड कर रहा है. ओके, सो हम डिपेंडेंसी बोल देंगे इफ़ वी हैव राइट एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट वी हैव द रीड ऑपरेशन. मतलब इसने राइट किया, एकदम से इसने रीड कर लिया, राइट? ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि इसने पहले राइट किया T1 T2 एंड दिस इज डूइंग द राइट ऑपरेशन, देन इट इज़ डूइंग द राइट ऑपरेशन एंड देन रीड ऑपरेशन. दिस इज नॉट ए डिपेंडेंसी. यहाँ पर आप ये बोलोगे T2 जो है वो T1 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इमीडिएटली आफ्टर दिस राइट ऑपरेशन वी हैव दिस राइट ऑपरेशन, वी डू नॉट हैव दिस रीड ऑपरेशन, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम. And one more case in which we will not call it dependent, when the read and write is done on the different data items, right? If we have the write operation on the different data item and read operation on the different data item, okay, ये भी read after write है, okay, this is also read after write, but this is on the different transactions. Okay, this is doing the write operation on data item B and this is reading the data item A. They are actually doing the operation on the different data items, so this is also not a dependency. Dependency मतलब क्या है? If a transaction Ti is writing the data item A, then Tj is reading the data item A immediately after writing of the Ti. That is called as recoverable schedule. Okay, so third kind of schedule is called as cascadeless recoverable schedule.
ओके, कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल में बस एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, दैट नो अनकमिटेड रीड्स आर अलाउड। दैट कंडीशन इज नो अनकमिटेड रीड इज अलाउड। अब ये अनकमिटेड रीड क्या है? अनकमिटेड रीड बहुत, जैसे कि नाम बता रहा है, अनकमिटेड रीड का मतलब है कि वो रीड ऑपरेशन जो आपने कमिट करने से पहले किया हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू हैव दिस ट्रांजेक्शन T1 and T2, right, and this is doing some write operation on data item A, okay, and then you are doing the read operation on the data item A, and then T1 is committing and then T2 is committing. In this case you will see that this read operation is coming before the commit operation of the T1 transaction. Okay, this read operation is coming before the this read operation is coming before the commit operation of the transaction T1. This is called as uncommitted read. मतलब ये है कि यहाँ पर तो अब कंडीशन और भी आपने स्ट्रिक्ट कर दी। अब आपने ये कर दिया कि जब तक पूजा जो है वो मुझे अपने पैसों के लिए, मतलब मेरे हाथ में पैसे दे देगी नहीं, तब तक खुशबू ये भी नहीं कहेगी मुझे कार ख़रीदनी है। कार ख़रीदने के बारे में बात भी नहीं करेगी खुशबू। जब तक पूजा बिल्कुल पेपर पे लिख के पैसे दे नहीं देगी तुम्हें, तब तक पूजा जो है बात भी नहीं करेगी, खुशबू बात भी नहीं करेगी कार ख़रीदने की। मतलब ये है कि the read operation should be done only after the commit operation. Okay, so if T1 is doing the write operation, then T1 will commit first. Okay, then T1 will commit first, then only T2 will read the data item. Okay, that means this is called as committed read. Committed read means that read operation that will come after the commit operation. Okay, any read operation that will come after the commit operation, that is called as committed read. Uncommitted read means that if any read operation coming before the commit operation. Okay, so you will see that if we have a schedule that is recoverable, it is not necessary that it will be cascadeless recoverable. Okay, for example, if you have this transaction T2 and in this we have something like this, okay, and T1 commit first and then T2 commits. Okay, in this you will see that T2 is dependent on T1, right? T2 is dependent on T1 na? Because T2 is doing the read operation after the write operation of T1 immediately, and T1 is committing first. We can see the commit operation of T1 is coming first and then T2 is coming. So T1 is committing first, and this is satisfying the definition of recoverable schedule, right? So this means that this schedule is recoverable, perfectly recoverable, no problem. But this schedule is not cascadeless recoverable. Okay, this schedule is not cascadeless recoverable. Why it is not cascadeless recoverable? Because we have a uncommitted read operation here. Okay, I told you that in cascadeless recoverable, uncommitted read is not allowed. Okay, because of this uncommitted read, this is not a cascadeless recoverable schedule, right? So this means that the cascadeless recoverable schedules are more strict than the recoverable schedule. Okay, you can make the diagram like this. If you see about the schedules, this means that if any schedule is recoverable, it is not necessary that it will be a cascadeless recoverable. Okay, if we have a schedule here, okay, ये schedule recoverable तो है, recoverable वाले part के अंदर है, लेकिन cascadeless के बाहर है. So diagram will be like this. So if any schedule is recoverable, then it is not necessary that it will be cascadeless recoverable schedule also. But if a schedule is cascadeless recoverable, then it will definitely be recoverable schedule. है ना, क्योंकि cascadeless recoverable तो recoverable के अंदर ही आ रहे हैं ना. So if a schedule is cascadeless recoverable, then definitely it will be a recoverable schedule. Imagine any schedule that is cascadeless recoverable. So for example, we have this schedule, write A, read A, okay, not read A, let's make it committed read. So T1 is committing and then read operation of T2. Okay, then it is committing. So you will see that this schedule is cascadeless recoverable schedule. Why it is a cascadeless recoverable schedule? Because there is no uncommitted read. है ना, जो read operation हो रहा है वो commit operation के बाद में ही हो रहा है. Commit operation के बाद में read operation हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये committed read है. Okay, so there is no uncommitted read. If there is no uncommitted read, this means that this schedule is cascadeless recoverable, right?
सो इफ़ यू विल सी दैट दिस शेड्यूल इज़ डेफिनेटली रिकवरेबल, नॉर्मल रिकवरेबल भी है. क्यों है? बिकॉज T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1 and T1 is committing first. This schedule is also recoverable. So every cascadeless recoverable schedule will be recoverable, but not vice versa. Right? Got it? Okay. So there is now we have more restriction, and the last kind of recoverable schedule is strict recoverable schedule. Strict में और भी restrict हो गए हम. Strict recoverable schedule. Okay. सो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में हम बोल रहे हैं कि दैट यहाँ पर तो हमने कहा था कि सिर्फ अनकमिटेड रीड अलाउड नहीं है. यहाँ पर हमने कहा कि अनकमिटेड रीड इज़ नॉट अलाउड. बट हियर वी आर व्हाट वी आर सेइंग इज, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अनकमिटेड रीड और राइट भी अलाउड नहीं है. अनकमिटेड रीड तो अलाउड है ही नहीं, बट राइट भी अलाउड नहीं है. अनकमिटेड रीड और राइट इज़ नॉट अलाउड. ओके, इसका मतलब ये है कि अब जो खुशबू है वो सोचेगी भी नहीं, अपने दिमाग में मिल लाएगी बात. जब तक उसको पैसे, जब तक खुशबू उसको बिल्कुल पेपर्स एक चेक साइन करके उसके हाथ में नहीं दे देगी, तब तक खुशबू जो है वो सोचेगी भी नहीं कार के बारे में, है ना. कैस्केडलेस रिकवरेबल में क्या था, खुशबू ने सोचा तो था लेकिन बोलना नहीं था जब तक उसके हाथ में पैसे आ गए कि कार्ड लूँगी मैं. नॉर्मल रिकवरेबल शेड्यूल में क्या था कि अब उस खुशबू ने बोल भी दिया कार के बारे में, है ना, सोच भी लिया और बोल भी लिया, लेकिन कार्ड ली नहीं जब तक उसने वो चेक दे नहीं दिया. राइट. इरिकवरेबल में क्या था, खुशबू जो है वो बिना चेक के कार्ड लेके बैठ गई. तो इस चीज़ें हम बहुत स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं ना, वी आर स्ट्रिक्टिंग द थिंग्स. सो यहाँ पर अगर लेट से T1 इज डूइंग द राइट ऑपरेशन, देन T2 विल नॉट डू एनी रीड और राइट ऑपरेशन अंटिल इट विल कमिट. ओके, जब तक ये कमिट नहीं कर देगा तब तक दिस कैन नॉट डू एनी रीड और राइट ऑपरेशन. सो ऑल द रीड और राइट ऑपरेशंस विल ओनली कम आफ्टर द कमिट ऑपरेशन ऑफ T1. Right, if T2 is dependent on T1, then T1 will commit first and only then after that we can read or write. Cascadeless recoverable में आप write कर सकते थे. In cascadeless recoverable you can do the write operation. That means you can do something like this. If you have T1 T2 write A, write operation is allowed before the commit operation. Okay, but read operation is not allowed before the commit operation. Right, so this will commit and then only it will read. Right, so this means write operation, uncommitted write is allowed in cascadeless recoverable, but uncommitted write is not allowed in strict recoverable. इसका मतलब है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, अब और भी स्ट्रिक्ट हो गए. दिस मीन्स दैट strict recoverable schedule will come under cascadeless recoverable. Okay, and then it will come under recoverable schedule. So यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी दैट एवरी strict recoverable schedule is also cascadeless recoverable, also recoverable. But every recoverable schedule is not a cascadeless recoverable or strict recoverable schedule.